नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बीएमसी में किसी को बहुमत नहीं, शिवसेना बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, कांग्रेस एनसीपी को झटका। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए 61% से ज्यादा मतदान, 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। पांचवें और छठे दौर के लिए प्रचार हुआ तेज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, 1 महिला की मौत, 2 अधिकारी समेत 5 जवान घायल। दिल्ली में छात्र संगठनों की झड़प मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस की भूमिका की होगी जांच। कार्रवाई की मांग पर एबीवीपी और आइसा आमने सामने। और ब्रह्मांड में पृथ्वी के आकार के 7 और ग्रह, नासा को ग्रहों पर पानी होने की उम्मीद, 40 प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों पर जिंदगी की संभावना। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के आकार के 7 ग्रहों का पता लगाया है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर हैं। नासा के मुताबिक इनमें 3 ग्रहों पर जीवन संभव है। ये पहला मौका है जब पृथ्वी के आकार के इतने सारे ग्रहों को खोजा गया है। दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज में जुटे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने पृथ्वी जैसे दिखने वाले 7 ग्रहों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर इन ग्रहों पर पानी के अंश मिलने से जीवन की संभावना बढ़ गई है। These planets are among the best of all the planets we know to follow up, to see, for example, with the James Webb Space Telescope that we're going to launch last year, the atmospheres, and also to look at biosignatures if there are any. विज्ञान पत्रिका नेचर में छपे शोध के मुताबिक ये सभी ग्रह ट्रैपिस्ट-1 नामक ड्वार्फ तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। 6 ग्रहों में धरातल का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इन 7 एक्सोप्लैनेट्स की संरचना बेहद सख्त है। इनमें से 3 ग्रहों पर तापमान और पानी होने की संभावना को देखते हुए ये जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। So, TRAPPIST-1 is much cooler, much smaller than our sun, and so the planets in its habitable zone are much closer to it, very close to it, with very short orbital periods. And in this graphics, what you can see are the planets which were found around TRAPPIST-1, with the 3 of them which are in the habitable zone. वैज्ञानिकों ने चिली में लगी टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट के जरिए अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश और उसकी चमक के आधार पर यह खोज की। अगले कुछ दशकों में इन ग्रहों में मौजूद वातावरण के बारे में अनुसंधान किए जाएंगे। खगोल वैज्ञानिकों ने पहले भी सौर मंडलों का पता लगाया है, लेकिन ये पहला मौका है जब पृथ्वी के आकार के इतने सारे ग्रहों को खोजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे सौर मंडल से बाहर अभी तक 400 से ज्यादा ग्रहों की खोज हो चुकी है, जिनमें कुछ गैसों और कुछ बर्फ से बने हुए हैं। साथ ही कुछ सुपर अर्थ की भी खोज हुई है। वैज्ञानिक जीवन के अनुकूल ग्रहों की खोज लगातार जारी है। सौरमंडल से बाहर अब तक 429 से ज्यादा बाहरी ग्रह खोजे गए हैं। इनमें ज्यादातर ग्रह गैस या बर्फ से बने पिंड हैं। सबसे पहले जो बाहरी ग्रह खोजा गया था वो है 91 पेगासी बी। ये करीब 50 प्रकाश वर्ष दूर सूरज जैसे एक तारे का चक्कर काट रहा है। ये एक विशाल गैसीला पिंड है। इसी तरह 89 गैसीय ग्रहों की खोज हो चुकी है जो आकार में बहुत बड़े और अपने तारों के बेहद करीब हैं। इसी तरह रेडियो खगोलविदों ने करीब 980 प्रकाश वर्ष दूर एक पल्सर तारे PSR-B के चारों तरफ चक्कर काट रहे ग्रहों का पता लगाया है। पल्सर तारा सुपरनोवा विस्फोट का अवशेष है। इसके चारों ओर चक्कर काट रहे 3 ग्रहों की खोज हो चुकी है। इसमें सबसे पुराना मैथुसेला ग्रह है। वहीं कुछ सुपर अर्थ्स की खोज हो चुकी है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 10 से 20 गुना अधिक होता है। बर्फ से बने ये ग्रह तारों के सबसे नजदीक होते हैं। वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की खोज में जुटे हैं जहां पृथ्वी के समान वायुमंडल और जल मौजूद हो। साथ ही ऐसे ग्रह अपने तारों से बिल्कुल सही दूरी पर हो। खगोलविदों को उम्मीद है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी सरीखे बाहरी ग्रहों की संख्या दूसरे ग्रहों की संख्या के मुकाबले ज्यादा होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस नई खोज के बारे में और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से ये खबर आ रही है काफी मैं कहूं कि रोचक भी है और अपने आप में जिज्ञासा के लिए लिहाज से भी है। कैसे से देखा जाए कि नया सौर मंडल मैं कहूं एक तरीके से, क्योंकि जो स्टार ट्रैपिस्ट 1 नाम दिया गया जिसके गिर्द 7 ग्रहों की बात हो रही है, विज्ञान की नजर से अगर मैं कहूं और जो आम भाषा में समझूं, क्या है ये कहानी? आपने कहा रोचक और जिज्ञासा से भरी हुई है। साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो फील्ड है जिसमें हम पृथ्वी के आकार के या उसके आसपास के या ऐसे ग्रह तलाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो जहां जिंदगी हो सकती है, इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। ये विज्ञान अपने अंदर जो पनपा है वो लगभग 20-25 साल में पनपा है। तो अब वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ा कदम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अमेरिका की खोज कभी की थी किसी ने, उसी तरह की ये पायनियरिंग वर्क में माना जाएगा आने वाले वक्तों में। और हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने ये टीम है जिन्होंने किया वो बड़े फख्र के साथ ये बात कह भी रहे हैं कि हम पायनियर्स हैं। ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। इसमें जो चीज है ध्यान रखने की वो ये है कि इंसान बहुत पुराने जमाने से लगातार आवाज लगा रहा है कि कोई है, क्या कोई पड़ोसी है या हम अकेले हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। और इनके जवाब अलग अलग वक्तों में अलग अलग आते रहे। पहला जवाब ये था कि भगवान ने बनाया और हम अकेले इस धरती के ऊपर। फिर पता लगा नहीं, बहुत सारी आकाशगंगाएं और बहुत सारे तारे और बहुत सारे तारों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह हो सकते हैं। फिर हमने देखना शुरू किया तो हमें पता लगा कि ग्रह हैं जो तारों के चारों तरफ, और सूरज अकेला तारा नहीं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं और अनुमान के दायरे में पहुंचते हैं तो सिर्फ अनुमान के हिसाब से ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसकी प्रोबेबिलिटी के ग्रह होंगे ये हमें पहले से पता थी। इसकी प्रोबेबिलिटी कि हमारे जैसे ग्रह यानी धरती जैसे ग्रह होंगे उसकी भी हमें जानकारी हो गई थी, अनुमान लगा चुके थे। और वो बहुत ज्यादा नंबर होगा, उनका भी आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है कि पृथ्वी जैसे होंगे। और पृथ्वी वहां से गुजर रही होगी जिसे हम बैंड कहते हैं जहां जिंदगी पनप सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, जो इस शोध से पहले का फेज है फिजिक्स में या स्पेस साइंसेज में, तो मानना यह था कि बहुत जगह पे हमसे विकसित और हमसे कम विकसित जिंदगी हो सकती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है और बहुत ज्यादा है कि हमसे विकसित भी हो जिंदगी, और वो भी हमें तलाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ तलाश कर रहे हैं उन्हें, हमसे जो ज्यादा विकसित होंगे वो भी यही सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या कोई और है। मालूम नहीं कि उन्हें मिला कोई या न मिला, हमें अभी तक नहीं मिला। पर यह कदम बड़ा कदम इसलिए है कि यहां पर एक तारे के चारों तरफ 7 ऐसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं जो पृथ्वी के ऑलमोस्ट बराबर के हैं, उस जैसे हैं। उस जैसे का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं साइंस के अंदर, मैं उसमें नहीं जा रहा बहस में, लेकिन 3 इनमें से ऐसे हैं। पहले 2 पता लगे थे, फिर 5 पता लगे, तो 3 ऐसे हैं जहां पर जिंदगी के आसार हो सकते हैं, वो उस बैंड में है। वहां ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर जिंदगी की पनप हो सकती है। यही मैं समझना चाह रहा था, जो क्यूरियोसिटी मेरी थी कि जो 3 7 में से हैं जिसमें आपने कहा कि जिंदगी हो सकती है एक विज्ञान के लिहाज से, वो क्या बड़े फैक्टर में अगर समझने की कोशिश करूं? बड़े फैक्टर अगर हम धरती को देखें तो वहां से ये हमें पता लगता है, और हमारे पास अभी तक इसका भी कोई पैमाना नहीं है कि क्या जिंदगी के और भी स्वरूप हैं। हम उन्हीं स्वरूपों को जानते हैं जो धरती पर हमारे सामने है, हमारे सामने है। तो कहीं कोई कल्पना होती है तो उसका एंटेना लगा देते हैं, दांत बड़े कर देते हैं, कान बड़े कर देते हैं, वो कल्पनाएं हैं सारी, लेकिन हमें और कोई जिंदगी पता नहीं है। उसमें एक फैक्टर है टेम्परेचर का फैक्टर, एक फैक्टर है प्रेशर का फैक्टर, दूसरे जो गैसेस हैं जिनमें ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पानी जरूरी है, ये फैक्टर्स हैं। लेकिन इनसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक सूरज हो जहां से हमको ऊर्जा मिलती हो, और वो ऊर्जा ऐसी हो जो जिंदगी को खत्म ना करती हो। यानी हमारे चारों तरफ जो ओजोन का कवच है वो ऐसी सारी किरणों को रोक देता है जो जिंदगी के
हानिकारक है उसको। के लिए हानिकारक हैं। तो ये फैक्टर्स देख करके जो हमारे इसमें शोध करने वाले लोग हैं वो अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वहां पर जिंदगी के आसार भी हो सकते हैं या नहीं। धरती एक ऐसे बैंड से पास हो रही है, सारे ग्रह धीरे 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 सूरज के करीब जा रहे हैं। धरती ऐसे बैंड से पास हो रही है जिस बैंड में इन फ्यू मिलियन ईयर्स में यहां पर पनप पाई जिंदगी और उसका विकास भी हो पाया और इंसान तक हम पहुंच पाए। हमारा ब्रेन जो है उसे हम कहते हैं कि फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जहां हम सोच सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस है काफी लंबा होता है, जाहिर है अलग अलग तरीके की रिसर्च होंगी, लेकिन क्या अगली स्टेज है जहां से मैं कहूं कि एक अच्छी खबर के तौर पर हम देखेंगे अगर वो सामने आती है? तो दूरी बहुत है, तो हमें जिसको वैज्ञानिक कह रहे हैं कुछ मिराकल्स चाहिए अपनी धरती के ऊपर। जैसे ये कि हमने जहाज उड़ाया तो मिराकल हुआ, बहुत सारी चीजें आपस में मिली तब ये हम जहाज को उड़ा पाए। इसी तरह से कंप्यूटर में आज जो हमारे सेल फोन में सब कुछ हम कर लेते हैं तैयार, उसमें बहुत सारी चीजों में कई ऐसे बड़े आविष्कार हुए जिनसे ये पॉसिबल हो पाया। उसी तरह से कुछ आविष्कार जरूरी हैं आगे आने वाले वक्तों के लिए, और इसीलिए भारत के लिए खास तौर से इसमें एक बड़ा लेसन है। बड़ा लेसन ये है कि हम सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस नजर से ना देखें कि अभी हमें फायदा हो जाए। हम विकास की सीढ़ी अच्छी तरह चढ़ ही नहीं सकते जब तक कि हम दूर नजरें नहीं रखेंगे, विजन हमारा बड़ा नहीं होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। और इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने 70 साल में बहुत अच्छे काम किए, देश को इस पायदान पे खड़ा कर दिया है कि हम भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भागीदार हो रहे हैं दुनिया की। हमें इसकी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा बजट के साथ साइंटिस्टों को प्रोत्साहन दें, अगली नस्लों को दें। जी, बहुत शुक्रिया गौर साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत? किसको मिलेगी हार? कौन होगा विपक्ष में? किसकी बनेगी सरकार? देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। देश की सबसे अमीर नगरपालिका पर शिवसेना का दबदबा रहा है। इस बार उसकी कामयाबी है। हालांकि बीएमसी में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। नतीजों से कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस को झटका लगा है। इस बीच शिवसेना ने साफ किया कि मुंबई में उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार मेयर बनेगा। दुनिया के सबसे अमीर नगरीय निकाय में से एक बीएमसी के लिए हुए चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में वो नाकाम रही। 2 दशक बाद अलग चुनाव लड़ी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। वहीं एनसीपी और मनसे को भी निराशा हाथ लगी। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी 81, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7, जबकि 14 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को सफलता मिली। 2012 की बात करें तो 75 सीटों पर शिवसेना, 52 सीटों पर कांग्रेस, 31 सीटों पर बीजेपी, एनसीपी को 13, जबकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 28 सीटें मिली थीं। नतीजों के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक शिवसेना और बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल है। गेली 25 वर्ष आम्हाला यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये रुजवण्यामध्ये गेलेली आहेत, आणखी थोडे दिवस लागतील। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में भी शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पुणे, नासिक, उल्हासनगर, अकोला, नागपुर, सोलापुर और अमरावती में बीजेपी को कामयाबी मिली है। इस प्रकार का भारतीय जनता पक्ष का प्रदर्शन रहा है, मैं अपने आप में मानता हूं कि बहुत ही
अभूतपूर्व इस प्रकार का रहा है। महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं में बची हुई 9 में से 8 महानगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत पर जीत रही है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं पंकजा मुंडे ने परली में पार्टी को मिली हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की। ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतर घात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया, ये भी साफ साफ दिख रहा है। और मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है और मैंने अपने रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी है। माझ्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदांत मला यश जरी आलं तरी परळीने जो 4-5 मतांचा कल आम्हाला द्यायला पाहिजे तो देऊ शकले नाही। त्याच्याबद्दल पक्षश्रेष्ठींकडे मी चर्चा करेन आणि या जबाबदारी घेऊन ग्रामविकास पदाचा राजीनामा सुद्धा मी मुख्यमंत्री महोदयांकडे देत आहे। बीएमसी का सालाना बजट 37,000 करोड़ रुपए का है, जिस पर पिछले 2 दशक से शिवसेना का कब्जा रहा है। 2 दशक के बाद बीजेपी और शिवसेना ने इस बार यहां अलग अलग चुनाव लड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में आज चौथे दौर के लिए मतदान का काम पूरा हुआ। इस दौर की 53 सीटों पर 61% से ज्यादा वोट पड़े हैं। इन सीटों पर 199 निर्दलीय समेत 680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग के साथ ही 403 में से 262 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 12 जिलों की 53 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। इन सीटों पर 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 81 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। 59.9 in 2012 and 57.1% in 2014. As at 5 p.m., the voter turnout is 61% and counting. 61%? Yeah. We hope that it will go to about 63 or something. इस दौर में बुंदेलखंड इलाके के 7 जिलों की 19 सीटें भी शामिल हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब गरीब और अमीरों में नहीं होना चाहिए, एक सा देखना चाहिए। जब जनता लाइन में लगी है, वो खड़ी है, तो सबको एक नजर से देखना चाहिए। जो भी सरकार बने पहले भ्रष्टाचार को दूर करे। रोडें, सड़कें, नल, पानी, बिजली व्यवस्था जो इतनी खराब चल रही है, इधर पे व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से दी जाए और यहाँ पर महिलाओं के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा की जाए। जो देश के लिए काम करे और क्या अच्छा काम करे, क्या समझे, बच्चों को समझे क्या चाहिए। जो बेसिक मुद्दा हावी है वो है विकास का, क्योंकि पिछले 20 सालों से हमारे प्रदेश में विकास हुआ नहीं। इस दौर में सबसे ज्यादा 53 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवारों को उतारा, जबकि 48 पर बीजेपी, 39 पर आरएलडी, 33 पर समाजवादी पार्टी, 25 पर कांग्रेस और 199 पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 24 सीटें जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 15, कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5 और पीस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। रविंद्र और कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 5वें और छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और विकास के वादों के साथ ही नेता विरोधियों पर भी निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। उत्तर प्रदेश में 5वें और छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच और बस्ती में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार करने वाली नहीं है। 27 साल यूपी बेहाल कहने वाले और सत्ता के दरमियान यूपी को बेहाल करने वाले, ये कहने वाले और करने वाले मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में 3 चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री हताश होकर लोगों को तोड़ने में जुटे हैं। मोदी जी, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जरूरत नहीं। मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर, गोंडा और फैजाबाद में रैली की। उन्होंने विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री चाहे विकास कार्यों में
हमसे बहस करना चाहे, हम बहस के लिए तैयार हैं। वो अपना काम बताएं, हम अपना काम बताएंगे। और हम तो कहते हैं कि हम पूछते हैं आपसे कि आपने कौन सा काम किया है, और चाहे हमसे पूछ लो कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बहराइच और अंबेडकर नगर में रैली कर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं, और अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं छठे दौर में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और आईसा छात्र संगठनों में झड़प मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस की ओर से लापरवाही की भी जांच होगी। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे ये हैं एबीवीपी और आईसा छात्र संगठन। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर आईसा से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन कर एबीवीपी से जुड़े छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 2 डिमांड्स हैं। मुख्य डिमांड पहला कि जितना भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को हमने सबमिट किया, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो फोटोज हो, या चाहे वो एक्चुअल में आई विटनेस टेस्टिमनीज हो, पुलिस उस पर एक्ट करे, एफआईआर फाइल करे। दूसरा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि कल जो डीयू में हुआ एक राइट था। छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन न करने और जांच में सहयोग की अपील की। देखिए, कल जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट में हमें कई कंप्लेंट्स आपके तरफ से मिला है और दूसरे तरफ से भी मिला है। तो ऐसी सूरत में जब एक इंसिडेंट हुआ और उसमें जो भी घटनाएं घटी, उस इंसिडेंट पे हमने एक एफआईआर किया है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन कर आईसा से जुड़े छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। हमारी तो यही मांग है कि जो वीडियो के अंदर जिन्होंने भी वो नारे लगाए हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए और आगे से रामजस कॉलेज के अंदर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे नारे कभी ना लगाए जाएं। रामजस कॉलेज में बुधवार को एक साहित्य सम्मेलन में जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शैला रशीद को बुलाने का एबीवीपी ने विरोध किया। बाद में दोनों संगठनों के छात्रों के बीच झड़प और मारपीट हुई। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई के लिए पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को आज हिरासत में ले लिया गया। अभय चौटाला की अगुवाई में नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज अंबाला से पंजाब के छग्गरसराय में नहर की खुदाई के लिए मार्च किया था, लेकिन पंजाब सीमा में तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया था और बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे। पंजाब की पुलिस तो गिरफ्तार कर ही रही है। जिस हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी इस नहर के पानी को लाने की, उसने भी हमारे लोगों को रोकने का काम किया। हम 100% 27 तारीख को जब सेशन होगा उस सरकार से पूछेंगे कि क्या तुम्हारी नीयत में खोट था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में सेना को भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार तड़के इस हमले में 3 जवान शहीद हुए जबकि एक महिला की मौत हो गई। हमले के वक्त सेना के जवान गश्त पर थे। इस हमले में 2 अधिकारी समेत 5 जवान घायल हुए हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी महीने कुलगाम समेत 3 अलग अलग मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। रात के 2 बजे हमारी नींद खुल गई। सड़क पे अचानक फायरिंग की आवाज हमें सुनी और हम लेट किचन में रहे। अंदर से हमारी माँ ऊपर के कमरे में सो रही थी और 1 घंटे के बाद लगभग फायरिंग बंद हो गई। उसके बाद हम ऊपर चढ़ गए, हमारी माँ मर गई थी ऊपर। पाकिस्तान में आतंकियों ने एक बार फिर लाहौर के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। लाहौर में डिफेंस इलाके के शॉपिंग सेंटर में धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए। मंगलवार को ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अदालत के बाहर आत्मघाती धमाके और गोलीबारी में 6 लोग मारे गए थे। इससे पहले 16 फरवरी को सिंध के सहवान में लाल शाहबाज कलंदर सूफी दरगाह पर आत्मघाती हमले में 88 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सेना ने अलग अलग इलाकों में
कार्रवाई कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई। पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 256 रनों पर 9 विकेट गिर गए थे। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट 205 रन पर ही गिर गए। आखिरी विकेट के लिए स्टार्क और हेजलवुड के बीच अब तक 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है। तेजी के साथ गिरते विकेटों के बीच स्टार्क ने तूफानी पारी खेली और महज 47 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया। स्टार्क 57 रन बनाकर क्रीज पर हैं, वहीं हेजलवुड 31 गेंदों पर 1 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए, तो वार्नर ने 38 और कप्तान स्मिथ ने 27 रन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।